इतिहास राजवंश। अभी कुछ ही देर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिद्धार्थनगर पहुंचने वाले हैं। वो वहां पे कोविड सेंटर का निरीक्षण करेंगे। आइए आपको सीधे वहीं लिए चलते हैं। यहाँ पे सर सारी चीज़ें जैसे हमारी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो गया और आरटी को कॉलिंग हो गई, फैसिलिटी एलोकेशन, निगरानी, होम आइसोलेशन के पेशेंट्स को कॉलिंग करते हैं सर, आशा को कॉलिंग करते हैं। ये सब लाइन कितनी सर 9 रखी है सर लैंडलाइन, तो वो बेसिकली कॉल रिसीव करने के लिए और मेजोरिटी के लिए। बाकी सर कोई आपको कोई पर्सनली मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर्स भी दिए हैं, उन शिकायत हो सकती है हॉस्पिटल का। तो यहाँ लाइव चलता है सर। और इसमें जो जैसा आपने कहा था कि हॉस्पिटल बेड्स का डिस्प्ले होना चाहिए, अपना नहीं लगाया क्यों? सर 18 साल का भी अलग लग गया, अब लगेगा ना। हाँ बैठिए देखिए सबको जो है प्रधानमंत्री जी ने फ्री में वैक्सीन दिया है और अगर को सुरक्षा दे देगा वो गाड़ी से ऑब्जर्वेशन एरिया है। कौन सी वैक्सीन लगा रहे हैं? इधर आ जाइए। आप भी लगा आप लोग जो है निगरानी समिति से जुड़े हुए हैं। बैठक हुई कौन है निगरानी समिति में? यहाँ पे आशा कौन है? आशा संघ में है। क्या काम करते हैं यहाँ पे गाँव में आप लोग? हाँ, कितने लोग हैं आपके यहाँ इससे निगरानी
में कितने लोगों की जांच की आप लोगों ने? गाँव में इसमें जिनको और शेष अन्य लोगों की नहीं की? सर की गई है उनकी भी, जैसे कि जहाँ जो मतलब पॉजिटिव केस निकले हैं उनके पॉजिटिव केस तो तब आएगा, पहले तो जब आप जांच करेंगे ना, घर घर जा करके पूछेंगे कि भाई किसी को बुखार, सर्दी, जुकाम, खांसी, तो ये जांच करते हैं। आप लोग देते हैं? जी सर। कितने लोगों को यहाँ दवा दी गाँव में? सर इस समय किसी की जांच हुई इसके बाद उनकी? नहीं सर, उसमें तो जो है पॉजिटिव है, कोई नहीं आया। गाँव में कोरोना नहीं है? सर इस समय 2 जो केस हैं पॉजिटिव केस है। 2 केस में सर। तो उनको दवा वगैरह मिल गई? हाँ सर, दवा मिल गई। जी सर। डॉक्टर बातचीत कर रहा है उन लोगों से? हाँ सर, बातचीत कर रहे हैं। MOIC का है यहाँ के और जब आप लोग जाते हैं जांच करने के लिए तो ग्लव्स वगैरह पहनती है कि नहीं पहनती है? जी सर। हाथ में भी पहना करके मास्क वगैरह लगा करके लोगों को भी बोलते हैं ना साफ सफाई के लिए मास्क लगाने के लिए। जी सर। कोई बाहरी व्यक्ति आता है तो उसको घर में अगर अलग से व्यवस्था नहीं है तो विद्यालय में या किसी पंचायत भवन में उसको क्वारंटीन, वहीं रुकने की व्यवस्था, वहीं खाने की व्यवस्था हो, उसकी जांच हो जाए। जांच होने के बाद इससे गांव सुरक्षित रहेगा। और बड़ी जिम्मेदारी अब है आप लोगों का। तो कोरोना के साथ अगर आप लोग साफ सफाई के बारे में, प्रधान जी इसके अध्यक्ष हैं, हो गई हैं, उनके साथ मिलकर पूरे गांव में कार्य करेंगे तो बहुत सभी पूरे गांव को सुरक्षित कर देंगे, हर बच्चे को भी सुरक्षित बना लेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा। आगे मुलाकात की जा रही है जो कि द्वारा नहीं, अब सर डिसेंट्रलाइज करते हैं। सिद्धार्थनगर को बहुत दिनों के बाद हमारे कंपनी में ज़्यादा दिक्कत है, थोड़ी ज़्यादा केसेज आए हैं तो वहाँ टेस्टिंग भी बढ़ाई गई है। नेक्स्ट डर भी है, जैसा किसी को हर दिन तक घट के आज के टाइम पे 1.9 केस पहुँच गई है सर। नेक्स्ट सर हमने जैसे आपके निर्देश थे तो 1500 से अपनी टेस्टिंग और बढ़ाई और लगातार इसको बढ़ाए जा रहे हैं सर खत्म हो गए। नेक्स्ट सर हमारे एचयू में अभी 200 MPH में और हमने सर CSC में भी 50-50 बेड की 3 CSC तैयार हुए हैं सर। एचयू की कुछ पूर्व है वहाँ पे कोविड हटता है, जैसे आपके निर्देश के अनुसार किया गया है सर। नेक्स्ट ये सर CCTV फील्ड और जो डेली कोविड हॉस्पिटल में बढ़ा है। नेक्स्ट ये सर निगरानी समिति है 1282 सर, ग्रामीण में सभी गाँव में प्लस नगरीय में सभी वार्ड में सर, आबादी भी बढ़ा के 90 निगरानी समिति के जाने की प्रोग्राम है सर। नेक्स्ट कंटेनमेंट जोन सर, जैसा आपने बोला था कि बड़े भी और छोटे भी बनाए क्लस्टर के साथ तो अभी कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक प्रेस वार्ता करने जा रहे हैं। आइए आपको सीधे वही लिए चलते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना महामारी के खिलाफ जो अभियान हम सबका चल रहा है, पूरे देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में पिछले 1 सदी की सबसे बड़ी महामारी का सफलतापूर्वक समाधान करने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है और उसके अपेक्षित परिणाम भी सामने आ रहे हैं। आबादी के हिसाब से सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के नाते उत्तर प्रदेश
इस लड़ाई में अपनी पूरी क्षमता के साथ अपने प्रदेश की जनता के जीवन को भी और उनकी जीविका को बचाने के लिए भी हर संभव प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में मैं इस बीच जनपद पहले चरण में मैंने हर कमिश्नरी स्तर पर समीक्षा बैठकें की। कमिश्नरी स्तर की समीक्षा बैठक में प्रत्येक जनपद में चलने वाली गतिविधियों के बारे में जानकारी लेना। यद्यपि मैं प्रदेश के अंदर हम लोगों की टीम 9 की बैठक निरंतर होती है, इन चीजों पे हम गतिविधियां वहां पर हर जनपद में होने वाली गतिविधियों की समीक्षा करते हैं, लेकिन जो आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी कि गांव में बहुत ज्यादा संक्रमण फैल गया है और तमाम अन्य प्रकार की बातें, इसलिए फील्ड में मुझे स्वयं उतरना पड़ा था। हमारे मंत्रीगण प्रभारी जनपदों में जा रहे हैं, वहां पर उनके द्वारा प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। प्रशासनिक टीम, स्वास्थ्य विभाग की टीम, कोरोना वॉरियर्स, स्वयंसेवी संगठन और हर तबके का व्यक्ति पूरी मजबूती के साथ इस महामारी के खिलाफ इस लड़ाई में बढ़ चढ़ करके भाग ले रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कोरोना की फर्स्ट वेव में देश को कुछ मंत्र दिए थे। कोरोना पॉजिटिव को ट्रेस करना, समय से उसका टेस्ट करना, उसको ट्रीटमेंट उपलब्ध करवा देना। उत्तर प्रदेश ने इसके लिए व्यापक पैमाने पर अभियान चलाया और उस व्यापक पैमाने पर जो अभियान चलाया उसका परिणाम हमारे सामने है। हम लोगों ने अब तक 4 करोड़ 80 लाख से अधिक टेस्ट संपन्न किए हैं। प्रदेश के अंदर जो आशंका व्यक्त की जा रही थी सेकेंड वेव में कि 10 मई के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर 30 लाख से अधिक एक्टिव केस होंगे, स्थिति भयावह होगी, अनियंत्रित होगी। कोविड प्रबंधन का एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए उत्तर प्रदेश ने, जहां पर आशंका व्यक्त की जा रही थी कि 30 लाख से ज्यादा एक्टिव केस प्रदेश में होंगे, स्थिति अनियंत्रित होगी, आज उस उत्तर प्रदेश में मात्र 58,000 एक्टिव केस कोविड के रह गए हैं। पॉजिटिविटी रेट उत्तर प्रदेश की 95% से अधिक हो गई है और पॉजिटिव रिकवरी रेट 95% से अधिक और पॉजिटिविटी रेट निरंतर डाउन है। अगर आज की हम देखेंगे तो 1 के आसपास है और ओवरऑल हम देखेंगे तो पॉजिटिविटी उत्तर प्रदेश के अंदर 3 के आसपास बनी हुई है। यानी पॉजिटिविटी रेट को कम करना और रिकवरी रेट को बढ़ाना इस पूरे अभियान का हिस्सा था और हम लोगों ने उसमें सफलता प्राप्त की। आज उसका परिणाम है कि हर एक जनपद में टेस्ट की क्षमता बढ़ाई जा रही है। आज ही यानी कल उत्तर प्रदेश में 3,56,000 से अधिक टेस्ट हुए। आज 3,47,000 से अधिक टेस्ट उत्तर प्रदेश के अंदर हुए हैं। टेस्ट की क्षमता को निरंतर बढ़ाया गया। निगरानी समितियां गांव-गांव जा रही हैं, स्क्रीनिंग का काम कर रही हैं, हर लक्षण युक्त व्यक्ति को मेडिसिन किट वितरित कर रही हैं। आरआरटी की टीम अगले 24 घंटे के अंदर उन सभी लोगों का एंटीजन टेस्ट कर रही है। संदिग्ध लोगों को आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए सैंपल इकट्ठे किए जा रहे हैं और उसका एक व्यापक परिणाम सामने आया है कि पिछले 26-27 दिन में जो एक्टिव केस थे या 82 से लेकर 85% तक इसमें गिरावट आई है और निरंतर कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण करने की दिशा में सरकार ने आगे कदम बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता था कि एक दिन में यहां 25 अप्रैल के बाद से लेकर के और मई में 1 लाख केस प्रतिदिन आएंगे। आज के जो आंकड़े हैं मात्र 3,200 पॉजिटिव केस उत्तर प्रदेश में आए हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में आए हैं। यानी हम लोगों का जो अभियान है वो सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है और इसीलिए कमिश्नरी स्तर की समीक्षा बैठकों के बाद अब मैं जनपद स्तरीय समीक्षा बैठकों के लिए निकला हूं। कल मैंने देवरिया और कुशीनगर जनपद की समीक्षा बैठक ली थी। आज मैं सिद्धार्थनगर और बस्ती जनपद की समीक्षा बैठकों के साथ साथ
कोरोना प्रबंधन के साथ साथ इन जनपदों में हम लोग कैसे इंसेफ्लाइटिस से बचाव और अन्य वेक्टर बॉर्न डिजीज से भी बचाव के लिए क्या अन्य उपाय हमें करने हैं, क्योंकि पिछले 4 वर्षों के दौरान जो उपाय किए गए हैं उसके परिणाम आए हैं। उस पर आगामी रणनीति को तय करने के लिए भी आज मैं इन सभी जनपदों के भ्रमण में हूं, क्योंकि इंसेफ्लाइटिस के दृष्टि अगर आप देखेंगे तो गोरखपुर, बस्ती, कमिश्नरी सबसे संवेदनशील है। सबसे अधिक इंसेफ्लाइटिस से जुड़े हुए पेशेंट इन्हीं जनपदों में हैं और इसीलिए भारत सरकार के सहयोग से 4 साल पहले हम लोगों ने हर मेडिकल कॉलेज में पीको का निर्माण किया था। हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पीको का निर्माण हुआ। कुछ सीएससी में भी मिनी पीको का निर्माण हुआ। ये मिनी पीको हमारे लिए या पीको पीडियाट्रिक आईसीयू ये हमें वर्तमान में कोरोना में भी ये उपयोगी हो रहे हैं बच्चों के लिए, थर्ड वेव में भी उपयोगी होंगे और इंसेफ्लाइटिस के उपचार में भी होंगे। ये सभी कार्यक्रम लगातार सरकार की तरफ से सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। हमें जहां प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को बचाना है, इसमें समय से उसके उपचार के लिए मेडिसिन उपलब्ध करवाने की व्यवस्था हो, उसके टेस्ट की व्यवस्था हो, या फिर हॉस्पिटल में भी अच्छा ट्रीटमेंट उसे मिल सके, इस प्रकार की व्यवस्था को आगे बढ़ाने का कार्य हो, या फिर वैक्सीन का कवर उसे उपलब्ध करवाने का। जनपद सिद्धार्थनगर में 1 जून से 18 से 44 वर्ष की आयु के सभी लोगों को भी वैक्सीन उपलब्ध होगा। और वैक्सीन में भी हम लोगों ने कुछ तय किए हैं। जो थर्ड वेव की आशंका व्यक्त की जा रही है कि बच्चों पर इसका अटैक ज्यादा हो सकता है, हम लोगों ने अभी हर जनपद में पीको के गठन की कार्रवाई शुरू की है। सिद्धार्थनगर जनपद में हर विधानसभा में सीएससी, एक सीएससी में कम से कम एक मिनी पीको का निर्माण हो, इसके बारे में भी यहां पर जिला प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। मेडिसिन किट हर जनपद में उपलब्ध करवाने की कार्रवाई हम बच्चों के लिए भी करने जा रहे हैं, जिससे समय पे उपचार की व्यवस्था हो सके, लेकिन समय पे उन्हें किसी हॉस्पिटल में या नजदीक के इंसेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर में भी ये सुविधा उपलब्ध कराया जा सके, इसकी भी हमारी साथ साथ तैयारी चल रही है। चूंकि थर्ड वेव की आशंका बच्चों पे व्यक्त की जा रही है, हमें नहीं बोलना चाहिए कि यह कामकाजी वर्ग है। 12 वर्ष से नीचे के बच्चों के जो भी अभिभावक हैं, कामकाजी वर्ग है। अपनी नौकरी के लिए, अपने व्यवसाय के लिए, अपने अन्य काम धंधों के लिए उनको घर के बाहर निकलना पड़ता है और इसलिए सरकार ने तय किया हर जिले में अभिभावक स्पेशल बूथ हम गठित करेंगे, जहां पर ऐसे लोगों को हम वैक्सीन प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करा सके। अभिभावक अगर सुरक्षित है तो बच्चा भी सुरक्षित है, उसको भी सुरक्षित रखने की तैयारी है। हम उसकी व्यवस्था भी करेंगे, लेकिन अभिभावक को भी सुरक्षित रखेंगे। दूसरा, हमने तय किया है कि न्यायिक अधिकारियों को भी हम इससे कवर करेंगे। सरकारी कर्मचारियों के लिए भी कुछ बूथ बनाएंगे, शिक्षकों के लिए भी कुछ बूथ बनाएंगे और मीडिया के लिए भी हर जनपद में एक बूथ का गठन होगा, जहां मीडिया और मीडिया से जुड़े हुए उनके परिवार के सदस्य वैक्सीनेशन का लाभ उठा सकें। इस प्रकार का एक कार्यक्रम चल रहा है। उत्तर प्रदेश ने अब तक सर्वाधिक वैक्सीन भी दिया है। हम लोग 1,80,00,000 से ऊपर लोगों को वर्तमान में वैक्सीन दे चुके हैं और यह अभियान हमारा निरंतर आगे बढ़ रहा है। मेरी आप सबसे भी अपील है कि हम लोग जनता को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए जरूर प्रेरित करें। मास्क लगाना, 2 गज की दूरी का पालन करना। अगर कहीं कोई शिकायत है, बुखार है, सर्दी जुकाम है, खांसी है, निगरानी समितियां जा रही हैं, मोहल्ला समितियां जा रही हैं, उनसे संपर्क कर रही हैं, तो बीमारी को छुपाना, मेडिसिन किट ले लें, अपना टेस्ट जरूर करवा लें। टेस्ट कराने से कोई भागे ना।
और इसमें आप लोग बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। दूसरा, वैक्सीन के बारे में किसी भी प्रकार की कोई गलतफहमी और कोई भ्रामक प्रचार किसी को नहीं करने देना चाहिए। यह वैक्सीन सुरक्षा कवच प्रदान करता है हर व्यक्ति को, इसलिए वैक्सीन हर व्यक्ति जरूर लगाए। इसके बारे में फ्री में ये वैक्सीन है और ये फ्री में दी जाने वाली इस वैक्सीन को हर व्यक्ति लगा सके, इसके लिए हमें हर व्यक्ति को जागरूक करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। आज के इस अवसर पर मुझे आप सबसे यही अपील करनी थी। सिद्धार्थनगर जनपद ने यहाँ के जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन में, स्वास्थ्य मंत्री जी का स्वयं का गृह जनपद है और यहाँ के सभी जनप्रतिनिधियों ने जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, कोरोना वॉरियर्स को प्रोत्साहित करते हुए बेहतर परिणाम दिया है। पॉजिटिविटी रेट को नीचे करने और रिकवरी रेट को बढ़ाने में इन्होंने अच्छा काम किया। इसलिए मैंने यहाँ के गांव में भी और एक CSC का भी मैंने स्वयं भ्रमण किया, वैक्सीनेशन सेंटर का भी मैंने निरीक्षण किया। हर एक प्रकार से हम लोग बीमारी, चाहे वह कोरोना हो या किसी भी प्रकार की, लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके, इस पर सरकार, केंद्र और प्रदेश सरकार का पूरा फोकस है और उसी दिशा में प्रयास प्रारंभ हो रहा है। धन्यवाद जी। कोविड-19 को लेके न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट छपी जिसमें 40 लाख के आसपास कोविड-19 की डेथ इंडिया में लोगों की हुई है। इस पर नीति आयोग ने क्या कहा है, अभी मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा। मैं अविनाश राजवंश। देश में 1 जून से अनलॉक 1.0 की शुरुआत हो गई है। नाम भी बदल दिया गया है। लगातार लॉकडाउन चल रहा था सिलसिलेवार। उसी बीच ये बहुत बड़ी खबर है, अनलॉक अजी सुनती हो, इसको नाम दिया गया। लॉकडाउन खुल गया है आज से। मैं जरा नीचे टहल कर आता हूँ, कुछ चाहिए तो नहीं? धीरे-धीरे सामने आएंगे, लेकिन अगर सैलून खुल गया हो तो मैं दाढ़ी और बाल कटा के आता हूँ। वो आपके सामने है। अरे कहाँ हो तुम? जो अभी कोरोना काल से सुन रही हो कि नहीं? अरे क्यों चिल्ला रहे हो? बाथरूम साफ कर रही हूँ, इसके बाद बर्तन धोऊंगी, फिर खाना बनाऊंगी, ठीक है? इतना गंदा करके रखा है बाथरूम। राज्य सरकार को क्या अच्छा, किया जाएगा? राज्य सरकार को क्या तो मैं आता हूँ। अलग-अलग पापा आप कहीं नहीं जाएंगे। वो धीरे-धीरे सामने आएंगे। आपको पता है अभी लॉकडाउन पूरी तरह से खुला नहीं है और बाहर खतरा ही खतरा है। स्क्रीन पर है। आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे बताइए, मैं लेकर आती हूँ, लेकिन आप बाहर नहीं जाएंगे। मैं जाऊंगा। 3 महीने घर में बैठे बैठे मैं पागल हो गया हूँ। देखो कैसी शक्ल हो गई है मेरी। थोड़े दिन में तुम लोग मुझे नहीं पहचानोगे। कितनी देर सोऊं, कितनी देर टीवी देखूं, कितना खाऊं? मैं होकर आता हूँ। हम भी तो 3 महीने से घर में बैठे हैं। हमारा भी मन करता है कि बाहर जाओ, दोस्तों से मिलो, उन्हें अपनी नई नई ट्यून सुनाओ, लेकिन मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ पापा। और पापा जब सब नॉर्मल हो जाएगा हम सब एक साथ बाहर जाएंगे। देखो तब का तब देखा जाएगा। अभी मैं नीचे टहल कर आता हूँ। अरे तुम लोग समझते क्यों नहीं? घर में बैठे बैठे मुझे बहुत बेचैनी होने लगी है। अरे मैं मास्क लगा के जाऊंगा, सैनिटाइजर अपने साथ रखूंगा। पापा आप समझते क्यों नहीं? सीनियर सिटीजन और प्रेग्नेंट औरतों को घर से बाहर जाने की परमिशन नहीं है, रिस्क बहुत हाई है। एक्सक्यूज मी, ना तो मैं अभी सीनियर सिटीजन हूँ और ना ही मैं प्रेग्नेंट हूँ। फिर भी आप बाहर नहीं जाएंगे। तुम लोगों ने मुझे घर में कैद कर रखा है। मैं पुलिस में तुम लोगों की रिपोर्ट करूंगा, तुम लोगों को गिरफ्तार करवाऊंगा। हंसो मत। क्यों रोक रहे हो तुम अपने पापा को? हाँ, क्यों रोक रही हो तुम पापा को? इन्होंने आज तक किसी की सुनी है जो आज सुनेंगे? सरकार चिल्ला चिल्ला कर कह रही है घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, लेकिन नहीं, ये माने तब ना। इन्हें तो बाहर जाना है, सैर करना है, कोरोना वायरस को घर पर लेकर आना है। आप जैसे लोगों के कारण ना कोरोना इतना फैल रहा है। जाइए, बाहर जाइए, सैर करिए। मैं तो कहती हूँ अपने दोस्तों को गले लगा कर आइए। अम्मा
अच्छा, ठीक है, नहीं जाता हूं। ज्यादा नाटक मत करो, ओवर एक्टिंग की दुकान। ये बताओ खाने में क्या बना रही हो आज? अभी तो कुछ नहीं बनाया, आप बोलो मैं बना देती हूँ। अरे कुछ भी बना लो, तुम जो भी बनाती हो अच्छा ही बनाती हो। अच्छा, मैं जो बनाती हूँ अच्छा बनाती हूँ। एक बार और खाओ। ठीक है, बता देती तो अच्छा होता। मैं एक काम करती हूँ, आज आलू के पराठे बनाती हूँ। नहीं, आलू के पराठे मैंने परसों ही बनाए थे। एक काम करती हूँ, गोभी के पराठे बनाती हूँ। नहीं, गोभी के पराठे तो मैंने बहुत दिन पहले बनाए थे, मुझे पता ही नहीं कैसे बनते। एक काम करती हूँ, मैं नाचनी की रोटी और मूंग की दाल बनाती हूँ। हाँ, ये सही है, मैं नाचनी की रोटी और मूंग की दाल बनाती हूँ। ठीक है, मैं तैयारी करती हूँ। नाचनी की रोटी और मूंग की दाल, नाचनी की रोटी मूंग की दाल, नाचनी की रोटी मूंग की दाल। जब तुम्हारी अम्मा को नाचने की रोटी और मूंग की दाल ही खिलानी थी तो इतनी रामायण वाचन की क्या जरूरत थी? तो ये है हमारी परफेक्ट फैमिली। जब भी इस नाटक का शो हो तो देखने जरूर आइएगा। कब होगा? लॉकडाउन पूरी तरह खुलते ही हम यात्री सबसे पहले परफेक्ट फैमिली का ही शो करेंगे। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। आज की सबसे बड़ी खबर, न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में छापा है कि इंडिया में कोविड से मरने वालों की संख्या 40 लाख के आसपास है, जबकि नीति आयोग ने इसे गलत बताया है। भारत सरकार के द्वारा कोविड से मरने वालों की संख्या 3 लाख के आसपास है, जबकि न्यूयॉर्क टाइम्स में 40 लाख का अनुमान लगाया गया है। इसी पे नीति आयोग अभी कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। आइए आपको सीधे वहीं लिए चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको जिस रिपोर्ट के बारे में आप रेफर कर रहे हैं, मैं आपको सबको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वह रिपोर्ट टोटली बेसलेस है, एब्सोल्युटली फॉल्स है, क्योंकि रिपोर्ट किसी एविडेंस से ना तो सपोर्टेड है ना बैक्ड है कि इन टर्म्स ऑफ की क्या बेसिस पर कैलकुलेशन की गई है। आप सबकी नॉलेज में है, हमारे देश में एक एग्जिस्टिंग रोबस्ट सिस्टम है फॉर रजिस्ट्रेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ डेथ्स का, जिसके अंडर जो लोकल रजिस्ट्रार्स होते हैं वह जो स्टेट और यूटीज अपॉइंट करती हैं वो डेथ्स को रजिस्टर भी करते हैं। कोविड रिलेटेड डेथ्स के बारे में इसी मंच में हर बार आप सबसे रिक्वेस्ट की गई है, क्योंकि हम एक इन्फेक्शियस डिजीज से डील कर रहे हैं, तो हमने यह बताया कि जो भी डेथ हैं अगर वो कोविड से रिलेटेड हो तो उनको कोविड डेथ माना जाए, चाहे कोई एग्जिस्टिंग कोमॉर्बिडिटी भी क्यों ना हो, और उसके संबंधित डिटेल्ड गाइडलाइंस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने और आईसीएमआर ने स्टेट्स को इशू की हैं, जो कि स्टेट लेवल पर फॉलो भी की जा रही हैं। रिगार्डिंग द इशू की कोविड रिलेटेड डेथ कोई कंसील हो रही हैं, ये क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता, क्योंकि शुरू से ही हमारा एफर्ट्स रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक ट्रांसपेरेंट तरीके से सारी कोविड पॉजिटिव केसेस हों, जितने टेस्ट किए जा रहे हैं और जितनी डेथ है उनको रिपोर्ट करें। यह जरूरी है ताकि हम ओवरऑल इन्फेक्शन की ट्रेजेक्ट्री को समझ सकें, इन्फेक्शन के कंट्रोल के लिए क्या एफर्ट्स करने हैं, उनके लिए हम रिक्वायर्ड एक्शन ले सकें। एक्टिव केसेस यानी कि वह केसेस जो या तो होम आइसोलेशन में है या हॉस्पिटल सेटिंग में जिन पर ट्रीटमेंट चल रहा है, उसमें भी हमने करीब 35% डिक्रीज फ्रॉम द पीक विच वाज नोटेड इन द कंट्री वह अब ऑब्जर्व कर रहे हैं। जहां एक स्थाई पर 10 मई को देश में 37,45,000 केसेस एक्टिव केसेस की दृष्टि में आते थे, वह घटते घटते अब 24,19,000 केसेस रह गए हैं। और इस तरह से हम देखें तो पिछले 17 दिनों में करीब 13 लाख केसेस एक्टिव केसेस की दृष्टि से बाहर आ चुके हैं। आज अगर हम देखें तो हमारे एक्टिव केसेस जो 3 मई को 17.13% थे, वह घटते घटते अब खाली 8.84% रह गए हैं। ओवरऑल देश में जो रिकवरीज हैं, दे आर एक्सीडिंग नाउ द नंबर ऑफ ओवरऑल केसेस विच आर गेटिंग रिपोर्टेड ऑन ए डेली बेसिस।
जैसे कि हम देखते हैं कि आज जैसे 2,11,000 के करीब केस देश में रिपोर्ट हुए हैं, तो रिकवरीज 2,83,000 के करीब रिपोर्ट हुई हैं, यानी कि 71,000 रिकवरीज देश में पिछले 24 घंटे में विज़ावी न्यू केसेस रिपोर्ट की गई है। 23 स्टेट देश में ऐसी हैं जहां पर की रिकवरी जो रिपोर्टेड केसेस हैं डेली बेसिस पर उनसे अधिक है। और हम ये भी देखते हैं कि रिकवर्ड केसेस जो पिछले 14 दिनों से ऑन ए कंसिस्टेंट बेसिस हम पा रहे हैं कि देश में रिकवरीज आर मोर देन द केसेस बीइंग रिपोर्टेड। इसी के साथ अगर आप देखें कि रिकवरी रेट में कैसे बढ़ोतरी हो रही है, तो जहां एक स्थाई पर देश में रिकवरी 81.8% 3 मई को नोट की गई थी, वह बढ़ते बढ़ते 18 मई को 85.6% और अब हम देश में देखते हैं तो पाते हैं कि हमारी रिकवरी परसेंटेज अब बढ़कर 90% हो गई है। यह एक बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेशन है। जरूरत है कि हम इसी स्थाई से अपने होम आइसोलेशन केसेस और वह केसेस जो हॉस्पिटल में उनको मॉनिटर करते रहें। जिस तरह से हमारे देश में परिस्थितियां क्या पूरे विश्व में चल रही है, उसे देखकर हर इंसान कहीं न कहीं परेशान है। हर इंसान कहीं न कहीं डिप्रेशन का भी शिकार हो रहा है, क्योंकि हर किसी ने किसी न किसी को खोया जरूर है। हमारे बहुत से कोरोना वॉरियर भी अपनी जिंदगी छोड़ गए हैं। आज हमें उन्हें भी एक सच्ची श्रद्धांजलि देनी है। हमने भी अपने परिवार से किसी न किसी को खोया है। जो बचे हुए हैं उनके लिए हमें लड़ाई लड़नी है और उन्हें बचा लेना ही हमारी एक सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। हम सबको एकजुट रहना है, एक दूसरे की मदद करना है और हर हाल में कोरोना को हराना है। हम मेरी कलम से का 10वां एपिसोड बहुत जल्दी लेके आ रहे हैं। उसका नाम है खट्टे मीठे पल। ऐसे पल जो हम उन लोगों के साथ भी व्यतीत करते थे जो आज हमारे बीच नहीं हैं, और वो लोग भी जो आज हमारे साथ हैं और वो संघर्ष कर रहे हैं। हमें अपना और अपने परिवार का वो सारे पलों को याद रखना है, संजोए रखना है और अपनी लड़ाई लड़ते रहना है। अभी कुछ ही देर में मैं आपके लिए उसका एक ट्रेलर लेके आया हूं। आप भी देखिए और अपने परिवार के लिए एक नई उत्साह, नई उमंग और नया साहस लाने का प्रयास करें। सुनिए सुनिए ना। सुन रहा हूं ना। आपको मेरा कितना ख्याल है। आज इस मौके पे जाके ना मुझे एहसास हुआ कि आप मुझे कितना चाहते हैं। अब ये दुआ मत करना ऐसे मौके बार बार आए। मगर आप इतने परेशान क्यों हैं? ये तो खुशी का मौका है ना। मैं समझ नहीं आ रहा, मैं हंसूं के रोऊं कसम। आप ये क्यों नहीं सोचते कि हम ना एक नई जिंदगी को जन्म देने जा रहे हैं। छोटी सी जान जब आपको तोतली आवाज में दादी दादी करके पुकारेगी, तो उसके साथ हम फिर से बच्चे नहीं बन जाएंगे? इस उम्र में ये बचपना ठीक लगेगा क्या पागल? आप हमेशा से बेटा चाहते थे ना, हो सकता है इस बार लड़का ही हो। हमारी बरसों की तमन्ना पूरी हो जाएगी। ये सब सोचकर कितना अच्छा लगता है। इस वक्त मैं ये सोच रहा था कि जब वो कॉलेज से निकलेगा तो मेरी उम्र 70 की होगी। दफन निकला, फेल होता रहा तो 5 साल और जोड़ लो। मैं तो तब तक सीताराम केसरी जैसा दिख रहा हूं। हमारा बेटा डफर क्यों होगा? वो तो आपकी तरह होगा ना, बुद्धिमान, होशियार और शक्ल सूरत से भी ठीक ठाक ही होगा। और हो सकता है उसके घुंघराले बालों जैसे आपके कभी हुआ करते थे। हुआ ही करते थे। सच कहिए, आपने कभी सोचा था ऐसे होगा? आज के जमाने में इस उम्र में ये बातें भला कोई सोच सकता है? अब आपको एक और बात बताओ, आप नाराज तो नहीं होंगे ना? जुड़वा है क्या? ये अभी से कौन कह सकता है? मैं ना तो कुछ और ही कहने जा रही थी। क्या? जैसे डॉक्टर भैया की क्लिनिक से मैं बाहर निकली ना, मुझे ऐसे लगा जैसे जवानी के दिन वापस आ गए। एक अरसे के बाद मैंने ब्यूटी पार्लर में कदम रखा। खुश खबर सुनाने के लिए मैं इतनी बेचैन थी कि मैंने सबको बता दिया। हेयर ड्रेसर एक गोरी सी लड़की थी, बहुत ही फनी बातें करती थी। वो पता उसने क्या कहा? क्या? देखिए, अगर आप बुरा मानने वाले तो मैं नहीं बताऊंगी। हाँ, उसने मेरे बारे में कुछ कहा? नहीं, खास आपके बारे में नहीं, यूं ही बस मजाक में। क्या कहा? देखिए कुछ देर के लिए कीजिए कि आप एक ब्यूटी पार्लर में बैठे, आपके आसपास खूबसूरत खिलखिलाती औरतें बैठी हुई, जिनमें से एक आपके बाल सवारी। इमेजिन कीजिए ना। राधा, कभी मैं ब्यूटी पार्लर गया हूँ तो इमेजिन कैसे करूँ? मैं भी तो कितने बरसों के बाद गई हूँ। आपने बताया नहीं मैं कैसी लग रही हूँ?
मैं तब से देख रहा हूँ तुम अनशन बातें किए जा रही हो। उस लड़की ने मेरे बारे में कुछ कहा? उस लड़की ने ना हल्की सी सीटी मारी, गर्दन टेढ़ी की और कहा, बड़े मियाँ काफी शौकीन मालूम होते हैं, अभी भी काफी दमखम बाकी है। सारी औरतें हंस पड़ी, लेकिन सच पूछे तो वो आप पर नहीं हंस रही थी। सच पूछे तो कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया उसने आपको। मजाक की बात थी, लेकिन मुझे आप पर बहुत गर्व हुआ सच। आपको हंसी नहीं आ रही? हंस रहा हूँ मैं मनी मनी। क्यों हंस रहे, क्यों रो रहे? पता है मैं वापसी में क्या सोच रही थी? हमारा जो स्पेयर बेडरूम है ना, उसे हम बच्चे की नर्सरी में कन्वर्ट कर देते। उसमें हम झूला डालेंगे, कमरों को ढेर सारे खिलौने से भर देंगे, कमरे की सारी दीवारों को ना हम गुलाबी रंग देंगे, जो देखेगा बस देखता ही रह जाएगा। कितना अच्छा होगा ना? बहुत ही अच्छा होगा यार, बहुत ज्यादा ही। लेकिन इसमें खर्च काफी होगा। अरे खर्चे की तुम लोग क्यों चिंता करते हो बच्चे? खर्चे के लिए भगवान ने एक मर्द बनाया, सारा झक मार के करेगा खर्चा। मुझे थोड़े रुपए ला के दीजिए ना शॉपिंग के लिए। थोड़े यानी कितने? 40-50। ये थोड़े मॉम्स, गौरी ने किचन में चूल्हा जलाया तो उसे हल्दी पाउडर नहीं मिल रहा है। मार से खींच के मारे और मार। कहाँ रखा है? अरे वही तो है, लेकिन वहाँ कहाँ? अरे बाबा किचन में। अरे लेकिन किचन में कहाँ? वो मसाले के डिब्बे के पास। मसाले के डिब्बे के पास। मसाले के डिब्बे, खाना तैयार हुआ कि नहीं? अभी तक शुरू कहाँ हुआ है? देखिए आज के ना मैं ही चली जाती हूँ किचन में। जल्दी आइए प्लीज। बिल्कुल नहीं, तुम्हें डॉक्टर पांडे ने आराम करने के लिए तुम वही करोगे। चलो यहाँ। वो तड़का, चलो वो फ्राई, चलो हल्का सा। चलो हाथ उसका। नकम्बखल लड़का लगना लड़की। अब यहाँ क्या खड़ी है बबली जाना? बबली मॉम, आप कुछ बोलती क्यों नहीं है? मैं बोलती हूँ बबली। आप भी? बबलू। क्या हुआ? भूख के मारे पैर नहीं उठ रहे हैं। मेरी बात मानिए ना, आज के लिए मैं ही चली जाती। बिल्कुल नहीं, इन लोगों को काम करने की आदत पड़नी चाहिए और आज के बाद रुपए पैसे काम काज की चिंता नहीं करना। इसके लिए रियली? व्हाट टू से? अरे आप ऊपर जा रहे हैं? मेरे ख्याल से सीढ़ियां ऊपर ही जाती हैं। मैं चलूं आपके साथ? आओ ना।